So, whenever we discuss about the, there were few things we left in the previous lesson, and the reason was just I wanted to cover only the important topics. Let's not forget the distance, displacement, speed, and velocity, and acceleration. Distance क्या था? The actual path covered by the body. Some mics are still unmuted. Check your mics, everyone. The shortest distance between 2 points. स्पीड क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका यूनिट मीटर्स में, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. इसका यूनिट भी मीटर्स में, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, सो डज द वेलोसिटी, बट यहाँ ओनली डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, वहाँ डिस्टेंस आ जाता था. बोथ हैड द यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, but this one was a scalar quantity and this one was a vector quantity. उसके बाद एक्सेलरेशन था, it was rate of change of velocity. तो it had a formula v minus u over t. Let's not forget that कि अक्सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आता है, एवरेज स्पीड का भी आता है. तो एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है? Average speed is equals to total distance over total time. यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड लेट्स नॉट इवन फॉरगेट अबाउट डीसेलरेशन. डीसेलरेशन का फॉर्मूला भी सेम ही रहता है. उसमें ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी चूंकि लेसर होती है तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है. फर्दर जो है, कंफर्मिंग तो नहीं बोलेंगे, मतलब जस्ट मेकिंग श्योर कि डीसेलेशन चूंकि नेगेटिव में होता है बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर वही आ जाता है. एंड मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है फॉर एक्सेलरेशन एंड इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. वेक्टर हमारे पास क्या होता था? हाउ डू वी डिफाइन वेक्टर्स? वेक्टर्स having both magnitude and direction. Magnitude and direction. Such physical quantities which have both magnitude and direction. And scalar क्या होता है? Having magnitude. They both are physical quantities because they could be maya. Let's go into the head to tail rule because vector can only be added using head to tail rule. Zulnaran, are you in the class? Any other? Iman, how do we add vectors better?
ये हेड टू टेल रूल से। Do I have Heather in the class? The two vectors should be added in such a way that its head coincide with the tail, and the resultant vector is drawn in such a way. This is to be drawn by ourselves, that head coincides with the head and tail coincides with the tail. This is how we identify our resultant vector, that it's a vector whose head is being head पे and tail पे collide हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल, आई मीन रिजल्टेंट। ठीक है। सो हमने फर्दर ऑन इसमें थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी थी, थोड़ी तो नहीं थी, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन। दैट वाज फॉर, this was known as x-axis or horizontal axis। ठीक है। एंड दिस वाज वर्टिकल एक्सिस और y-axis। How to identify x and y-axis? The vector which is making an angle theta with the resultant is the x-axis, and the vector which is making an angle 90 with the, जो 90 एंगल जिस पे बन रहा होगा, it would be y-axis। ठीक है। y-axis के along जो एंगल यूज करते हैं वो कौन सा होता है? साइन ऑफ थीटा। एक्सिस के along जो यूज करते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब ये होते क्या हैं? इनको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। अब इसमें बेस कौन सा होता है हमारे पास? दिस इज द बेस, this is the perpendicular with the 90 angle, and this is hypotenuse। 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है वो मतलब क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अब अगर हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज इनके अक्रॉस लिखें, इफ दिस इज रिजल्टेंट आर, तो ये क्या होगा? आर एक्स, और ये क्या होगा? आर वाई। कॉज a vector is always the sum of its कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ये जो हम एक्स एंड वाई एक्सिस में करते हैं ना, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, मुझे 2 और 3 पॉइंट को ड्रॉ करना है, तो मुझे कितने पॉइंट एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स। और 3 पॉइंट्स मुझे कहाँ मूव करना पड़ेगा? वाई एक्सिस में। देन आई रीच टू दिस पॉइंट। तो दिस, अब देखो, दिस इज द एक्स कंपोनेंट which is 2, and this is the y component which is 3. So vectors are normally drawn with respect to their components। हाँ, sometimes उनके component 0 हो सकते हैं, because if some vector is in x direction तो उसका y component क्या होगा? 0 होगा। if some vector is in this direction तो उसका x component क्या होगा? 0 होगा। ये होता रहता है हमारे पास। ठीक है। हाँ। So we discussed two formulas for magnitude and direction. What was the formula for magnitude? Basil, do I have Basil in class? Rest of the class, please keep your mics muted. Do I have Basil in class or Jazim? Or everyone is sleeping? Pythagoras theorem, sir. It is equal to the sum of its magnitudes. No, sorry, components.
x and y component, and for angle we use theta is equals to tangent inverse y over x. Normally, we take help from the formula only to justify our answer. For example, if two vectors are drawn like this, they are not drawn head to tail. What we can do is there is only one option. K, we can draw a parallel vector of exactly equal length and same direction. Now we have head to tail rule. अब हम resultant draw करेंगे. Resultant is drawn in such a way that its head coincides with the head and tail coincides with the tail. Now we also have discussed कि scale कैसे draw करना है. Suppose if this was 80 kilonewton and this was 100 kilonewton, so the scale I would have chosen was 20 kilonewton is equals to 1 centimeter, 80 kilonewton is equals to 4 centimeter, and 100 kilonewton is equals to 5 centimeter. What we need to keep in our mind is it should be under 10 so that we can draw the graph, draw the lines. Because जो ये length होती है हमारे पास, this length, ये जो length होती है मेरे पास, this tells us the magnitude of the vector, and this arrowhead tells us the direction. So in order to draw the magnitude within the limit of the paper, we have to draw a scale. जैसे बायोलॉजी में मैग्निफिकेशंस करते हैं ना आप लोग कि इट हैज बीन मैग्निफाइड अप टिल दिस सो दैट हम उसको व्यू कर सकें, इसमें हम मिनिमाइज करते हैं स्केल को. तो हमने स्केल जो भी चूज करना है, इट विल ऑलवेज बी सच नंबर्स दैट व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर विद आवर मैग्नीट्यूड्स इट गिव्स अस समथिंग बिलो 10, 6 7 8 के बिटवीन में वो हमें नंबर दे. नंबर हम खुद चूज करेंगे. तो जब हमारे पास रिजल्टेंट की जो लेंथ आती है उसको, फॉर एग्जाम्पल इट कम्स आउट टू बी 7 centimeter, सो वुड दैट बी आवर माई फाइनल आंसर? नो, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द scale again. So it would be 140 kilonewton. Suppose की है, let's not the actual values. अच्छा, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि resultant could be maximum equal to the sum of the two vectors or it could be the subtraction. For example, if this is 80 and 100, maximum answer कितना आ सकता है? 180. And minimum क्या आ सकता है? 20. Any value in between this or even these values are allowed. The right answers. अदरवाइज हम इसमें पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं जस्ट टू सी कि हमारा आंसर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा. Is there anything about vectors in class or right now? Do you, मतलब you guys want me to go again? Just tell me now. Because I am going to go for momentum now. सर जैसे जो साइन कॉस वगैरह हैं उनके क्वेश्चंस करके दिखा दें. साइन कॉस के मैंने आपको क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं ऑलरेडी ग्रुप के अंदर. वो क्वेश्चन प्रॉपरली सारा हुआ है साइन एंड कॉस का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा वहां से. मैं वर्चुअली एक बस ओके. बता देता हूँ कि जैसे ये दो, ये वेट है, मैंने इसे यहां से सस्पेंड किया हुआ. अब दे बोथ आर एट अ सर्टेन एंगल, तो इसका ये क्या होगा? टी कॉस ऑफ थीटा. और ये भी क्या होगा? टी कॉस थीटा. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वेक्टर. वाई कंपोनेंट कौन सा होगा? थोड़ा सा टेढ़ी लाइन होगी बट सीधी सीधी बनेगी. ये टी साइन ऑफ थीटा हो गया एंड दिस इज टी साइन थीटा. हाउ डू वी नो दैट? कि अगर कॉस बन गया तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? क्लियरली साइन ही होगा. अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. खैर आप लोगों ने से बोला था कि उसको शो कैसे करते हैं, बाकी वो ये है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो टी कॉस ऑफ थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? जीरो के. कॉस ये दोनों माइनस हो जाएंगे. सिंस टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम है
इन द क्वेश्चन, मतलब इफ इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन तो वो जीरो हो जाएगा। एंड देन ये दोनों अपवर्ड्स लग रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये एड अप हो जाएंगे। एंड इट्स इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट। बिकॉज हमने वो डायग्राम्स पढ़ी हुई है ना, कि अगर कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ये अपवर्ड्स है एंड ये डाउनवर्ड्स है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, एंड दिस वुड बी इक्वल टू दिस वन। अगर ये ऐसे होता तो इन्होंने क्या होना था आपस में, ऐड होना था, माइनस होना था। दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। ये भी तो फोर्सेस ही है ना, तो उसी वजह से हमने, ये चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करी थी तो हमने इनको माइनस कर दिया, ये सेम डायरेक्शन में एक्ट करनी थी तो हमने इनको ऐड कर दिया। सेम डायरेक्शन में है ये। कौन? फोर्सेस एक ही उसमें एक्ट कर रही हैं। सुरेश, ये डाउनवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है, ये सेम डायरेक्शन में है। सर इसको अगर हम डायग्राम को स्ट्रेट करके देखें तो वो एक ही अगेन में लग बात रही ये है हो गई, मैं फोर्स। इसको इसको ऐसे बना दूं, इसको इधर कर रहा हूँ, ये इसको इधर पुश कर रही है, सेम डायरेक्शन में लग रही है। और या सर एक तो सेम तब होती कि अगर ये इस डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन में लग रही होती तो सेम होना था। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो सेम डायरेक्शन में लगती है ना, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ठीक है फजील। जी सर। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, या हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी ड्यू टू मोशन। इसको P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास का यूनिट किलोग्राम्स, वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, सो इसका यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो whenever there is a motion in a body, momentum would exist. Then हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ आता है, which is F is equals to ma, and न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, it is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of the object. अच्छा, there are equations of motion that you need to keep in your mind as well. Just memorize it. मैंने क्लास में भी बहुत दफा आप लोगों को बताया। S is equals to Vt and Vf is equals to Vi plus At, or you could also write it as V is equals to U plus At, जो हमने इक्वेशन किया था ना, A is equals to V minus U over T, इसी को रीअरेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आपने ऐड कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये दो आगे जो लिखने वाला है ये आपको सिर्फ याद रखनी है। S is equals to VIT plus हाफ AT स्क्वायर। इसमें S किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को। V किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल को। T टाइम को। A एक्सेलरेशन को, एंड T अगेन टाइम को। एंड जो लास्ट इक्वेशन होती है वो होती है 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब ऑब्वियसली आप इसकी जगह पे U भी लिख सकते हो, बिकॉज हमने इनिशियल वेलोसिटी U पढ़ी है। इसकी जगह पे V और इसकी जगह पे U लिख सकते हो, बट दिस इज टू न्यूमेरिक वैल्यू, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों आपने इक्वेशंस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। These two equations you can keep in your mind कि अगर सर फॉर एग्जाम्पल उसने आपको वेलोसिटी, उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है, या कुछ भी ऐसा उसने बोला है कि उसने डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया है, और वो कहते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को एंड एक्सेलरेशन को एंड टाइम को वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। डेटा समटाइम्स अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रही हो ना, द वंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं उनमें से कोई भी अप्लाई ना हो रही हो कि जी ये लगनी है, या ये लगनी है, ये लगनी है, ये लगनी है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, एक दफा साइट पे इनको लिख के देख लेना कि मैं अगर ये डाटा, इनमें से मुझे गिवन डाटा कुछ है अवेलेबल, मैं उसको पुट करके आंसर निकाल के देख लेता हूँ। ठीक है।
These are known as equations of motion. Do we understand this? ये हमें बस याद रखनी है। फर्स्ट टू इक्वेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। नेक्स्ट टू इक्वेशंस आपको सिर्फ क्या करनी है, याद रखनी है। अच्छा, अब ये भी मैंने फॉर्मूला लिखा, ए की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, v माइनस यू ओवर टी के। तो ये क्या बन जाएगा, एम वी माइनस एम यू ओवर। एम वी किसको शो कर रहा है, फाइनल मोमेंटम को, और उसके फाइनल वेलोसिटी आ रही है। एम यू किसको शो कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम। वेराज अगर मैं इस टी को वहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ क्रॉस टी बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, इम्पल्स। एंड इट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जिनमें उसने हमें चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोला, और नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे कहता है इम्पल्स कैलकुलेट करो। सो दे बोथ आर इक्वल। सो इफ वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड द मोमेंटम, change of momentum, it will be the same as impulse. It could also be used as impulse as well. ये एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। ये इम्पल्स का होता है। और फिर हमारे पास दो इक्वेशंस थी फॉर मोमेंटम, एंड दोज वर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। वो हमें क्या कहता था, if there are two bodies of mass m1 and m2, they are moving with velocity v1 and v2 initially. After some time, they collide and continue their motion. तो उसके मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, but their velocity now be written as v1 and v2 dash, because it's the velocity after collision. डैश सिर्फ इसलिए हमने ऐड किया है, हमने बहुत दफा इसको डिस्कस किया हुआ है। डैश इज एडेड टू शो कि दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ दीज टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। एंड जस्ट सिंपली हम किसको यूज करते हैं, आप यहाँ पे यू का भी टर्म यूज कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। यू एंड वी यूज कर सकते हो। जैसे आई कुड ऑल्सो राइट इट एज m1u एंड m2u, और इसको मैं लिख सकता हूँ m1v1 एंड m2v2, बिकॉज v फाइनल के लिए हम यूज करते हैं ना, और u इनिशियल के लिए। तो हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चॉइस हमारी है। v1 और v2 इसलिए मतलब कुछ कुछ डिफरेंस नहीं देगा। सो m1 u1 एंड m2u2 इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंड m1v1 and m2v2 is the momentum after collision. What happens if सर the अब ball sticks together? सर इनको प्लस क्यों कर रहे हैं? बस फॉर्मूला है कि अगर टू बॉल्स जो अंडर सिस्टम हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं, एक सिस्टम के अंदर अगर कुछ आ रहा है, तो उन द टू कौन सी वो कोलिजन्स की केस में हम लोग बात कर रहे हैं। कोलिजन्स में तो हमेशा टू बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, या एनी टू असेंबलीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास। तो उसके अंदर इस वजह से अगर बॉडी स्टिक टुगेदर कर जाती हैं आफ्टर कोलिजन, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, स्टार्ट वाला तो सेम ही रहेगा, बिकॉज कोलिजन के बाद स्टिक टुगेदर किए ना। तो हम m1 और m2 को क्या ले लेंगे, ऐड अप कर देंगे, और ऐड अप साथ में v मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में लिख देता हूं कि आफ्टर इफ दे स्टिक टुगेदर, तो उनकी वेलोसिटीज में क्या रहना है, वो तो सेम ही रहेंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग दैट इज स्टिक टुगेदर, स्टक टुगेदर हो गई है, सो ऑब्वियसली दे वुड हैव द सेम velocities।
मुझे उसका स्क्रीनशॉट दो, पेड़ का। इसका नहीं चाहिए मुझे, उसी पेज का चाहिए। ये लिखा है इस पर। पेड़ लिखा हुआ है इस पे। ओ, ठीक है। तो मुझे ये हमें दो फॉर्मूलाज जो हैं अपने माइंड में रखने हैं कि अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन आउट किया हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी वैसे दिखाए हुए हैं बहुत सारे, कि अगर इफ इट्स मेंशन तो के दे हैव स्टक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लाहौर और रेवल क्या ठीक है, बता रहा है? तो उसके अंदर जो है वो तमाम चीजें सर आप लोगों ने इन पॉइंट रखनी है। यस यस सर सर ये लॉ यस। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला हम यूजुअली किस जगह पे यूज करते हैं? जहाँ पे वो हमसे कहेगा, जहाँ पे वो मोमेंटम को डिस्कस कर रहा होगा वहीं पे करेंगे, और कहाँ पे करेंगे। नहीं मतलब कि उसने क्या पूछा होगा? ऐसी बॉडीज शो की होंगी दो उन्होंने कि वो एक दूसरे को मतलब दे आर मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। अहमद, इतने क्वेश्चंस तुमने देखे हुए हैं, ये कैसा सवाल है भाई? तुमने नहीं को कुल मोमेंटम के क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए? सर किए हैं। तो फिर व्हाट इज दिस, व्हाट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन कि किस टाइप का सवाल होगा? हमने यू हैव सीन सो मेनी क्वेश्चन, क्या उसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि वो मोमेंटम को डिस्कस करवा रहा है? हम्म। ओके सर। नहीं हुआ था आइडेंटिफाई वहां पे आपको? हुए थे सर। तो फिर मतलब ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका मतलब व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट? नहीं सर आपने मैं क्या पूछना दो चाह रहा हूँ, बॉडीज उसमें नहीं थी? हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वहां पे? ऑब्वियसली बॉडीज होंगी वहां पे। यार उन लोगों ने दी भी होंगी ना दो सिचुएशंस, के इसमें वो कोलाइड कर रही हैं, इसमें वो मैंने बिफोर इसलिए कोलिजन आपसे में है। पूछा कि डोंट यू रिकॉल दोस क्वेश्चंस, उसमें क्या टू बॉडीज बनी नहीं हुई होती थी? एंड लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या था? रोटेशनल रोटेशनल इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि when a force is applied perpendicular to it। उसमें हमने पिवट पढ़ा। पिवट क्या होता था? a point around which the body rotates। मूवमेंट आर्म क्या होता था? perpendicular पॉइंट ऑफ distance from point of application of force to pivot point। अगर हम डायग्राम बनाते थे तो कैसे पता चलता था? मैं कोशिश करूंगा कि अहमद आपको वो एक दो क्वेश्चंस दिखा भी दूं इफ आई हैव द टाइम, अदरवाइज टेक्स्ट मी। I'll send, मतलब you have the worksheet. I remember we have done the whole worksheet in the class. Don't you have that worksheet? नो सर। क्लास हम लोगों ने किया नहीं था? इट वाज अ कंप्लीट वर्कशीट जिसके जिसके ऊपर हम लोगों ने मोमेंटम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। सर मैं सर प्रेजेंट किया नहीं और था। था क्लास में। हाँ, सर किए थे हमने। किए सर थे वो हाँ, हम। मैं तो था। एक पूरी फुल वर्कशीट थी जिसमें हमने पूरे, बल्कि तकरीबन हमने हर टॉपिक के पूरे पूरे एक प्रॉपर वर्कशीट किया हुआ है। जी सर। यस आई डोंट नो सर। व्हाई आई कैन नॉट चेंज द कलर, बट चलो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। दिस इज पिवट कॉज उसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और पिवट से फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? मोमेंट आर। और हमेशा हमने कहाँ और कहाँ से लेना है? बिटवीन फोर्स एंड पिवट लेना है। देर इज नो अदर पॉइंट जहां पे हम लोग उसको लेंगे। ओके। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट आर्म बिगर, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा ऑटोमेटिकली? स्मॉलर।
So if I have to balance out a bigger force with a smaller force, तो bigger force को मैं क्या हमेशा रखूंगा closer to pivot and smaller force को further away from pivot. अब if this is F1, this is D1, this is D2 and this is F2. According to principle of moment हमें वो क्या बताता है कि if a body is in equilibrium तो F1 D1 is equals to F2 D2. ठीक है। बाकी हमने क्या और कौन सी एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हमारे पास टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं एंड टू फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, दिस इज पिवट, दिस इज अगेन F1 D1 F2 एंड फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस ओनली, दिस इज D2, दिस इज F3, दिस इज D3 and this is D4. How do we know कि this is D4? Because भाई फोर्स यहां से स्टार्ट हो रही तो पिवट तक का डिस्टेंस D4 ही बनेगा। ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो मैं क्या लिखूंगा F4 D4 माइनस F3 D3 एंड दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द, मैंने पिवट को क्या कहा था, ऑलवेज कंसिडर कि वो किसके इक्वल है, वो इक्वल का साइन है, F1 D1 प्लस F2 D2। अहमद अब पता है डी क्या है बेटे? यस सर। Do we have any issue up till here? नो सर। नो सर। ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर सारी फोर्सेस एक ही एंड पे लग रही होंगी तो हम क्या पुट करेंगे? मैंने क्या कहा था कि इफ ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन साइड ऑफ, तो हम इक्वल्स टू हमेशा क्या रखेंगे? जीरो। जीरो। ठीक है। दिस इज F1। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो पता है ना? इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड रिजल्टेंट मूवमेंट इज जीरो, और दोनों जीरो है तभी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, और सिर्फ तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो ये F1 D1